चलो लिखना शुरू करो। आज हम लोग करेंगे कंसेप्ट नंबर 10। हेडिंग लिखिए। वर्किंग कैपिटल में आज करेंगे कंसेप्ट नंबर 10। और इसका नाम है बेटा कॉस्ट शीट। लिखो कंसेप्ट नंबर 10 कॉस्ट शीट इन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। कॉस्ट शीट इन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। लिखो। अच्छा अब बताओ जरा कॉस्ट शीट कैसे बनती है, पता है किसी को? पहले क्या लिखते हैं हम लोग? डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बन जाती है? प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लिया, फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसे। लेकिन ये जो कॉस्ट शीट आपने पढ़ी है, ये पढ़ी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो जैसे वहाँ कॉस्ट शीट बनती है वैसे यहाँ पे नहीं बनती, यहाँ का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे कैसे बनती है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो आपने पहले पढ़ा है उससे यहाँ के क्वेश्चन नहीं लगेंगे। लिखो जरा, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट for cost sheet for cost sheet in working capital estimation। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में कोई एक तरीका नहीं है कॉस्ट शीट बनाने का। सेकंड पॉइंट में लिखो, बट फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल estimation following format can be used। following format can be used। अब बेटा यहाँ फॉर्मेट का नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर्मेट ही नहीं होता। तो बस एक रफ आइडिया है। जरा बताओ यहाँ पहले क्या लिखा था, अभी जो बताया था? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल जो हम लोग लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो पहले ये लिखो। लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड करो रॉ मटेरियल परचेज्ड लेस करो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इन तीनों को प्लस माइनस करने पे जो आएगा उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब जब कॉस्ट पढ़ते हो तो वहाँ डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल सब दिया होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी देगा तो डायरेक्ट ही देगा। तो ये सब डायरेक्ट है।
अब इसमें ऐड करो डायरेक्ट वेजेस, फिर ऐड करो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आ जाएगी बेटा प्राइम कॉस्ट, ऐड करो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, एफएम वाले चैप्टर में, एफएम में ओवरहेड ज़्यादातर दिया होगा डेप्रिसिएशन जैसे, कोई रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इस फॉर्म में दिया होगा। अब इसको ऐड करने के बाद आएगी ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ये वर्क्स कॉस्ट क्या होती है, कौन बताएगा? फैक्ट्री कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? वर्क्स। तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है इसी को हम लोग स्लैश करके यहां लिख सकते हैं वर्क्स ओवरहेड। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो ये जो आएगा इसको बोलेंगे नेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क्स कॉस्ट। आगे बेटा इसमें ऐड करो, अब क्या क्या बचा बताओ। अब यहां पे ऐड करो पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करो बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये जो आया इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। COGS। इसमें ऐड करो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड कर दोगे प्रॉफिट, तो मिल जाएगी आपको सेल्स। अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो कॉस्ट शीट ऐसे बनेगी।
हो गया कॉपी? चलो 2-3 पॉइंट लिखो जरा। इसके बाद लिखिएगा पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर। पहला पॉइंट लिखो बेटा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस cost of production COGS, cost of sale are assumed to be same if no information is given in question. आगे बेटा। सेकंड पॉइंट में लिखिए। In most of the question, in most of the question, raw material consumed and raw material purchased raw material purchased is also assumed to be same if no information is given. थर्ड पॉइंट बेटा। administrative expenses administrative expenses are not taken as part of cost of production. अगला बेटा चौथा पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, when question says that administration overhead is to be included in cost of production, only then it is taken in cost of production. पांचवा पॉइंट बेटा। When question says to prepare profitability statement
then administration overhead is considered as cost of production. When manufacturing and administration expenses are given together, then administration overhead is considered as part of cost of production. आगे बेटा, पॉइंट नंबर 7, मैन्युफैक्चरिंग expenses are part of cost of production. अगले पॉइंट में, when there is no information regarding depreciation, assume depreciation as 0. और लास्ट पॉइंट, when there is no information regarding WIP, assume WIP as 0. Assume WIP as 0. चलो कॉपी हो गया, देखो अब सब लोग सामने देखो। मैंने ये 10 पॉइंट लिखवाए आपको और ये कॉस्ट शीट लिखवाई। अब देखो कल वाली क्लास में बेटा आखिरी में हम लोग ये पढ़ रहे थे सेफ्टी मार्जिन, तो मुझे इस पे ज़रा एक बात बतानी है, वो कंप्लीट करके फिर इसके बाद तब इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्वेश्चन किया जाएगा। तो अब चलो ज़रा एक दो एग्जाम्पल लिखने हैं हमें। लिखो पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है सेफ्टी मार्जिन पे।
दो एग्जाम्पल करेंगे हम लोग सेफ्टी मार्जिन पे। पहला लिखो, इफ करेंट एसेट ये दिया है 10 लाख का, करेंट लायबिलिटी 7 लाख की, आगे लिखो, कंपनी wants to adopt 10% safety margin on working capital calculate working capital। ये कहीं कहीं ये ऐसे लिखा होगा, ये जो मार्जिन नहीं है ये ऐसे लिखा होगा, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, कंपनी वॉन्ट्स 10% फॉर कंटिजेंसीज फॉर वर्किंग कैपिटल। चलो अब बताओ मुझे, कल वाली क्लास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत बताया था मैंने आपको, तो क्या इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो? बोलो कैसे आएगी वर्किंग कैपिटल? करेंट एसेट में से क्या माइनस कर दोगे? करंट लायबिलिटी, तो आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। 10 लाख का दिया है करंट एसेट, 7 लाख का है करंट लायबिलिटी, 3 लाख की आ गई वर्किंग कैपिटल, ये आ गई। अब इसमें ऐड कर देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन में लिखा है ये है 10%। अब सब बच्चे बताओ 10% किस चीज का निकलेगा? वर्किंग कैपिटल का। कितना आ जाएगा? 30,000। नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई आपकी? 3,30,000। नेट वर्किंग कैपिटल 3,30,000। ठीक है, बोलो ये समझ में है? अब ये तो तुम लोग वैसे भी कर लेते, मुझे पता था ये सबको आता है। अब दूसरा वाले में दिक्कत है, लिखो अब दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, लिखा है कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल इफ प्रोविजन फॉर contingencies is required at the rate 4% of working capital। requirement including such provision करंट एसेट दे रखा है हम लोग को 4,09,1800, करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,11,7,000।
करंट एसेट दे रखा है 4091800, करंट लायबिलिटी दी है 111700। देखो आप कैसे निकालोगे, तो लिखा करंट एसेट हो गया 4091800, करंट लायबिलिटी 111700, माइनस कर दो दोनों को तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 2974800, ये आ गया वर्किंग कैपिटल। चलो बताओ यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें टेक्निकल पार्ट क्या है, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये देखो इसमें क्या है, ये तुमको सबको पता है कि प्रोविजन इसमें जुड़ेगा। अब जुड़ने के बाद जो निकल के आएगा वो क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल होगा, ये नेट वर्किंग कैपिटल होगा। अब देखो बेटा यहाँ लाइन क्या यूज करी इसने, इफ प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी इज रिक्वायर्ड 4%, अगर खाली इतना लिखा होता तो अभी इसी का 4% निकाल के यहाँ लिख के जोड़ देते, आ जाता, लेकिन उसने घुमा दिया। आगे कह रहा है इफ प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी इज रिक्वायर्ड 4% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग सच प्रोविजन, कह रहे हैं 4% लगेगा किसका, इसका 4% लगेगा, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है उसका। कैसे पता चला, उसका लिखा है ना, इंक्लूडिंग सच प्रोविजन लिखा है ना। तो ये बताओ, ये प्रोविजन लेने के बाद तो यही वाली आएगी ना, अब इसका 4% चाहिए। तो अब दो तीन तरीके हैं, सबसे आसान वाला पहले बताता हूँ। देखो जैसे तुम लोग को इजी लगता है, मान लिया ये x है, तो ये वाला हो गया 4% ऑफ x, बन गई इक्वेशन, x की वैल्यू आ गई, सब निकल गया, समझ आया ना, सब आ गया। नहीं तो दूसरा तरीका देखो, अगर ये 100 है तो ये 4 होगा, तो ये 96 होगा, कैसे भी निकाल लो, समझ आए। x वाला थोड़ा सा ठीक लगता है, तो मैं x वाले से यहाँ नीचे निकाल दे रहा हूँ। तो अब हम लोग ऐसे करेंगे बेटा, हम कहेंगे लेट नेट वर्किंग कैपिटल, ये है x, तो प्रोविजन हो जाएगा 4% ऑफ x, तो इक्वेशन बनेगी हम लोग की 2974800 प्लस 4% का मतलब हो गया 4/100, 4/100 का मतलब हो गया 0.04x, ये बराबर आ जाएगा x के, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये वर्किंग नोट हो गया, ये हो गया वर्किंग नोट। x को एक तरफ कर लो, तो x माइनस 0.04x, ये हो गया 2974800, तो कितना आ गया ये 0.96, x बराबर 2974800, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 2974800 अपॉन 0.96, कितना है बताओ, 3098750, ये x आ गया, तो ये हो गया 3098750। अब ये हो जाएगा 3098750 का 4%, 123,123,950। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे गलत हो जाएगा, जब वो कहेगा उसको इंक्लूड करके चलना है तो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा जैसे परसेंटेज से बताया था वैसे भी आप कर सकते थे,
हो गया सबका? परसेंटेज में कैसे करते बताओ? अगर ये 100 है तो ये 4 है, तो इसका मतलब ये 96 होगा, इन्हीं को तो ऐड करके आएगा ये। तो हम ऐसे कहते हैं, अगर ये 96 के बराबर है तो 100 कितना होगा, निकल के आ जाएगा 2974800। तो ये देखो 2974800, अगर ये 96% के बराबर है तो 100% यही हो गया। अपनी कॉपी में देखो यही आ रहा होगा। अब इसका निकाल लो 4%, तो वो आ गई हम लोग की मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझे? जैसे इजी लगे वैसे करो। तो ऐसे भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिसको जो ठीक लगे वैसे करो। आप चाहते तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 2974800, अगर ये बराबर है 96% के तो 4% कितना होगा? चार परसेंट कितना होगा? हो गया बेटा? कैलकुलेटर लाए हो तुम लोग? अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा मैं बोल रहा हूँ एक बार कैलकुलेट करो। सब लोग ये टाइप करो, 2974800। देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, 2974800, पहले ये लिखा। अब यहाँ देखो, इसको डिवाइड करना है 96% से, तो करेंगे डिवाइडेड बाई 96, फिर परसेंट वाला बटन। समझ आए? तब ये हो गया 100%। अब इसका 4% चाहिए तो इंटू 4, फिर परसेंट वाला बटन, तो 123950। या तो डेसिमल में करो। समझ आए? तो आपको जैसे आसान लगे, सब मैंने बता दिया, वैसे आप कर लोगे। तो ये बात हो गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, चलो अब एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया? अब देखो अभी मैंने क्लास कैसे आगे बढ़ाया। कल आखिरी में जो आपने लिखा था, इस पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए और ये पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आओ फटाफट जल्दी से रिवाइज करें, फिर आज का शुरू किया जाए। बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। ठीक है, बताओ फटाफट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। कैसे निकलता है ये? 2 तरीके से। कौन कौन सा? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एंड इंडिविजुअल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी की कंप्यूटेशन करके। तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला पहले पढ़ के आपने खत्म कर दिया था। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, जल्दी से बताओ? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड प्लस कलेक्शन माइनस क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स। ये सब हम लोग कर देते थे तो आ जाती थी ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा, और इससे हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल निकाला। फिर दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा ये वाला, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ये वाला एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। अब बताओ, इसको निकालने के 2 मेथड थे। देखो कल मैंने समरी बनाई थी। वर्किंग कैपिटल में इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर वर्किंग कैपिटल को तो इसमें अप्रोच थी एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। फिर एस्टिमेट करने की 2 अप्रोच थी। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग साइकिल और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में 2 मेथड हमारे पास हैं। कौन कौन सा? एक टोटल और एक कैश। टोटल को ही ग्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको कैश कॉस्ट बेसिस। अब बताओ ग्रॉस और कैश में क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन किस में लेंगे, किस में नहीं लेंगे? टोटल में लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक, फिर बताओ प्रॉफिट किस में लेंगे, किस में नहीं लेंगे? ठीक है, अब बताओ अगर हम वर्किंग कैपिटल ग्रॉस बेसिस पे निकालें, कैश बेसिस पे निकालें, तो कौन सी 3 चीजें हैं जिसमें चेंजेस आएंगे? पहला WIP, यही 3 चीज अलग आएगा, बाकी पूरा सवाल सेम होगा। क्या क्या सेम अलग होगा? स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड डेटर। प्रॉफिट की वजह से इसमें फर्क पड़ता है और डेप्रिसिएशन की वजह से इनमें आता है। आई बात समझे? तो अब मैं एक सवाल लगा के ये रिवाइज करवाऊंगा। फिर आज जो लिखा है, अभी आज जो लिखा है वो नहीं पढ़ा है। कॉस्ट शीट अभी मैंने एक बार भी आपको नहीं बताया। चलो अब 2A हम लोग को, 2C हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फटाफट आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 2C या यही है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 2C या यही है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। चलो 30 से हटा के मैंने वहां 20 पे ही डाल दिया है, तो 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20। चलो ये देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, एकदम आराम आराम से मेरे साथ क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो इधर स्क्रीन पे, निकालना क्या है पहले ये पढ़ो। कह रहा है वर्क आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल निकाल के बताओ ऑन ऑफ द कंपनी, ऑन क्या लिखा है, कौन से बेसिस पे, कैश कॉस्ट। जरा बताओ अगर ये न लिखा होता तब किस पे निकालते, नहीं तब किसी पे भी निकाल के नीचे अपना नोट देते, और एग्जाम में अगर टाइम होगा तब दोनों पे निकाल देंगे, क्योंकि तीन ही आइटम तो बदलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसने लिख दिया है कैश कॉस्ट पे निकालो, तो हम कैश कॉस्ट पे लिखेंगे। और ये क्या लिखा है बेटा, इग्नोर, तो इनके पास WIP का स्टॉक नहीं होगा, ठीक है। अब अच्छा और बेटा देखो इधर, जो तुम लोग ये FM पढ़ रहे हो, ये पहले फाइनल्स में होता था सबके सिलेबस में, फिर क्या किया वहां पे SFM लेके आए, तो धीरे धीरे FM डाल दिया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत दिन से तो मैं ही देख रहा हूँ, पहले फाइनल्स में पूछा गया था, न जाने कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो इसलिए एकदम ध्यान से देखो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हर एक चीज में इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बताता हूँ, ये क्या लिखा है पढ़ो, सेल। अब ये पढ़ो क्या लिखा है सब लोग, तो 2 महीने का उधार देते हैं, तो डेटर यहीं से निकलेगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कम होगा, कम वर्ड्स में ज्यादा जानकारी। लो अब ये पढ़ो, मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका मतलब कितना मटेरियल यूज कर लिया। और ये क्या लिखा है, सप्लायर एक्सटेंड, तो जहां से हम माल खरीदते हैं 2 महीने का उधार देता है, तो 2 महीने का क्रेडिटर होगा। ये है कहानी इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, और अब आराम से करते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है। चलो फटाफट लिखना शुरू करो, एग्जाम में जैसे करोगे। एग्जाम में पूरा ऐसे ही प्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर XYZ कंपनी, और जरूर मेंशन करोगे मेथड क्या है आपका। तो आपका मेथड है कैश कॉस्ट बेसिस, और कोई आगे पीछे नहीं चलेगा, एकदम मेरे साथ साथ। एक सवाल डिटेल में कल वाली क्लास में किया था हम लोगों ने, टोटल में किया था ना, अब डिटेल में एक हो जाएगा कैश कॉस्ट पे, तो दोनों जान जाओगे बढ़िया से। चलो अब जैसे पढ़ा था बेटा, जो हम लोगों का तरीका है, लिखो हेडिंग करेंट एसेट, करेंट एसेट्स, लिखो इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल, स्टॉक, WIP, स्टॉक। WIP कितना है बेटा, नहीं है, तो या तो लिखो ही मत, या तो लिख भी दिया है तो नील कर दो, ठीक है। उसने जब बता ही दिया था तो क्या करना। फिर आगे लिखो फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, डेटर, कैश, इन सब का टोटल आएगा वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस करंट एसेट, या डायरेक्ट लिखो ये आ गया करंट एसेट। कैश के बाद इसमें एक और है, लिखना प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस।
कैसे ढूंढोगे कल बताया था, अभी फिर से बता देंगे। अब इनका टोटल आएगा टोटल करंट एसेट, पॉइंट ए। अब अगली हेडिंग पड़ेगी करंट लायबिलिटी के। करंट लायबिलिटीज, लिखो बेटा। करंट लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर फॉर मटेरियल होता ही होता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इन सब के टोटल से आएगी करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी बी, और फिर हम लोग जब करेंगे ए माइनस बी तो आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल, इसमें ऐड करोगे सेफ्टी मार्जिन, इस क्वेश्चन में है, तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हो गया? चलो अब नीचे बनाओ वर्किंग नोट। नीचे बनाइए वर्किंग नोट्स, मेरे साथ साथ एकदम बिल्कुल आगे पीछे नहीं। चलो अब एक एक चीज निकालते हैं। चलो फॉर्मेट बन गया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आइए देखिए सब लोग स्क्रीन पे। देखो क्या लिखा है, खास बात इसमें सेफ्टी मार्जिन वाली है। लिखा है बेटा, पढ़ो। द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। क्या क्या दिया है? सेल्स 2 मंथ की क्रेडिट, मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स प्रमोशन, ये सब दिया है। ठीक है। अब यहाँ नीचे लिखा है कंपनी सेल्स इट प्रोडक्ट एट ग्रॉस प्रॉफिट 20%। कंपनी अपना माल बेचती है कितने में बेटा? 25% बढ़ा के। बोलो। अच्छा मुझे बताओ ये क्वेश्चन किस पे लगाना है, टोटल अप्रोच पे या कैश कॉस्ट पे? तो क्या क्या नहीं लेना? प्रॉफिट और ये देखो यहाँ आ गया अगली लाइन में, काउंटिंग डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सीओजीएस। कह रहे हैं कंपनी 25% मुनाफा लेके माल बेचती है, तो एक तो मुझे ये हटाना है। फिर कह रहे हैं डेप्रिसिएशन को ये अपनी कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, तो इसका मतलब जो इनकी कॉस्ट होगी उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होगा। और मजे की बात देखो, इतना सवाल पढ़ चुके हो, डेप्रिसिएशन कहीं मिला ही नहीं, तो इसका मतलब पहले उसको ढूंढना है फिर उसको खत्म करना है। खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना कितना डेप्रिसिएशन है, तो हटाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं इट कीप 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और
कैश बैलेंस 1 लाख का 20% का सेफ्टी मार्जिन है और निकालना है हम लोग को ये सब। तो अब ये देखो जरा, जरा बताओ बेटा, सेल लिखा है 2 मंथ का क्रेडिट है, तो 2 मंथ का क्रेडिट का मतलब डेटर होगा, तो इसलिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे डेटर लिखा है। क्वेश्चन में लिखा था 1 लाख का कैश रखना है, अभी आखिरी में मिला था, लिखा है ना, इसलिए कैश लिखवाया था। फिर यहाँ लिखा है सप्लायर 2 महीने का क्रेडिट देता है, तो इसका मतलब ये क्रेडिटर फॉर मटेरियल होगा, इसलिए ये लिखा है। फिर क्वेश्चन में लिखा है वेजेस मंथली इन अरियर, 1 महीना रोक के पैसा देते हैं वेजेस का, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। फिर यहाँ लिखा था मैन्युफैक्चरिंग बाकी है कुछ, तो जो बाकी है वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर यहाँ लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन भी मतलब 1 महीने ये भी रोक के दिया जाता है, तो इसका मतलब ये भी 1 महीने का बाकी है, इसलिए हमने ये लिखा था। फिर यहाँ नीचे लिखा था कंपनी 1 महीने का स्टॉक रखती है मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, तो उससे ये पता चला इनके पास मटेरियल का स्टॉक है और फिनिश गुड्स का, और सवाल में लिखा था WIP नहीं है। समझ आए? तो ये सब चीज़ें आप ऐसे ढूंढोगे, मैंने आपको डायरेक्ट लिखा। अच्छा, ये सेल्स प्रमोशन वाली भी एक लाइन है, वो भी देख लो, कहीं लिखा है इसमें, ये देखो, सेल्स प्रमोशन क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस में जमा कर रहे हो, एडवांस का मतलब प्रीपेड, जो प्रीपेड होता है वो एसेट होता है ना, तो इसलिए कहाँ लिखा है, करंट एसेट में। समझ में आ गया? अब बेटा एक एक चीज ढूंढेंगे, यहाँ लिखेंगे और अपना काम करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि मुझे डेप्रिसिएशन को हटाना है और प्रॉफिट को हटाना है। तो अब ये देखो, सब बच्चे बताओ मुझे, सब बच्चे बताओ बेटा, अगर हम सेल में से, अगर हम सेल में से प्रॉफिट हटा दें, सेल में से क्या हटा दें, तो क्या हमें लागत मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। और ये देखो आज लिखवाया है, अभी इसको पढ़ाया नहीं, क्या होता है, ये आप FM पढ़ रहे हो, तो FM में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, सब एक ही हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब अलग अलग होता है, समझ आया ना, यहाँ सब एक ही हैं। तो अब ये देखो मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, चलिए आप भी मेरे साथ साथ लिखिए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम निकालने जा रहे हैं जो माल बिका उसमें कैश कॉस्ट कितनी आई, जो माल बिका उसमें कैश कॉस्ट कितनी आई। तो ये देखो, देख के बताओ जरा, सेल्स कितनी दी है क्वेश्चन में, 36 है, सेल्स है 36, तो यहां लिखा बेटा सेल्स 36 लाख, इसमें से माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट, अभी नीचे क्वेश्चन में दिया था 25%, तो इसका 1/4 9 लाख हो गया, तो ये आ गया 9 3 27। इसका मतलब इनका COGS है 27 लाख, COGS है 27 लाख। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब 2 मिनट रुक के, अब ये सबसे मेन जो इसका बेटा मेन पार्ट ये है, ये मैं बताने जा रहा हूं। अब ये बताओ, ये है COGS, यही लिखो ब्रैकेट में, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि सवाल में लिखा है। ये जो 27 लाख निकल के आया, इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी है, क्यों है, क्योंकि सवाल में दिया है कि ये डेप्रिसिएशन को अपनी कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। बोलो बेटा, है कि नहीं? अब हम लोग वो डेप्रिसिएशन ढूंढने जा रहे हैं, तो कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, बड़ा आसान है। ये देखो इधर, सब बच्चे देखो भाई, देखो सेल सॉरी कॉस्ट में जब मुनाफा जोड़ते हो तब जाके सेल आता है, आता है कि नहीं? तो हमने उल्टा किया, कॉस्ट निकाल ली सेल में से मुनाफा माइनस करके, कॉस्ट निकल गई। बोलो बेटा, अब ये बताओ कॉस्ट बनती किससे है, बनेगी मटेरियल से, बनेगी लेबर से, बनेगी मैन्युफैक्चरिंग खर्चों से, सब जोड़ के अगर उससे मैच कर गया तब तो ठीक, जो डिफरेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन होगा। कॉस्ट किससे मिलके बनेगी, मटेरियल लेबर,
खर्चों से ही तो मिलके टोटल कॉस्ट बनेगी। तो अब आओ एक एक निपटाते हैं। चलो इसमें देखो, मटेरियल दिया है 9 लाख का, लिखो आप भी ऐसे चार्ट बना के लिखो, मटेरियल कंज्यूम्ड मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है बेटा? 9 लाख। और यही लिख लेना, ये गिवन है, नहीं तो रिवीजन करोगे तो ढूंढोगे एक चीज, ये गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट। मटेरियल के बाद देखो, जो लिखता जा रहा हूँ वो मैं काटता जा रहा हूँ। हमने मटेरियल लिख दिया एक, अब वेजेस लिखने जा रहे हैं 7,20,000। लिखो यहाँ पे अगला वेजेस, ये भी गिवन है, कितना बेटा? 7,20,000। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब ये देखो लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये हमें दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो यहां लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी दिया है, ये भी दिया है। कितना दिया है बेटा? 80,000। कितना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस? कितना है? 9,60,000। इधर देखो, वो घुमाता है, तुम लोग बस उसी में सब गड़बड़। ये क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, बकाया है एट द एंड ऑफ द ईयर, और एक महीने का बकाया होता है, तो एक महीने का इतना, तो 12 महीने का 9,60,000। ठीक है, फिर से देखो, जल्दबाजी नहीं, सेल के आगे कुछ नहीं लिखा है तो साल भर की होगी। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड के आगे कुछ नहीं, ये तो बताया इतने दिन का उधार लेते हैं, तो उधार का अभी क्रेडिटर थोड़े ना निकालना है। 9 लाख हो गया। वेजेस के सामने लिखा है एक महीना रोक के देते हैं, तो लेकिन ये तो साल भर की है ना। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिख रहा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, बकाया है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में बकाया है कितना? 80,000। और नीचे लिखा है कैश एक्सपेंसेस पेड 1 मंथ इन अरियर, इसका पैसा कब देते हैं? एक महीना रोक के, तो 80,000 एक ही महीने का तो होगा, तो 12 महीने का कितना हुआ? 960। लिखो यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट इज 9,60,000। 9,60,000। ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट। अब बताओ अब क्या बचा? जल्दबाजी नहीं, सामने देखो अब क्या बचा? एडमिनिस्ट्रेटिव, और क्या बचा? सेल्स प्रमोशन, ये बचा। अब अपना दिमाग लगाओ, सोचो, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोट कब होगी? जब एडवर्टाइज करोगे। तो ये माल बनाने का खर्चा थोड़े ना है, बेचने का है ना। रहा एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इसको लेके आज मैंने 4 पॉइंट लिखवाए हैं। देखो इधर, इसको मैंने जड़ से ही पूरा एकदम खत्म कर दिया है, कभी दिक्कत होगी नहीं आपको। इधर देखो क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर टेकन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को कॉस्ट का पार्ट लेंगे, कब लेंगे? यहाँ ऐसे बनाओ, ऐसे यहाँ पे डैश कर दो जरा, डैश लगाना भूल गए थे, ऐसे डैश कर लो। इसमें आखिरी में जो लिखा है पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर के तीसरे पॉइंट पे आओ, पॉइंट टू रिमेंबर के तीसरे पॉइंट पे आओ। आ गए? अब ये देखो तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर टेकन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को कॉस्ट में लोगे कब? व्हेन क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन कहता है इसको कंसीडर कर लो तो ले लेंगे। बोलो बेटा। फिर देखो इधर, व्हेन क्वेश्चन सेज प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, क्या बनाना है? तब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन को लेंगे। जब हमारे क्वेश्चन में एक ही में दिया हो, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही में दिया हो, तब हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये लो इधर, चलो इधर देखो, सब लोग फोकस करना, बोलो क्या लिखा है ये? रॉम। फिर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? तो क्या आ गया? फिर क्या आया? क्या ऐड कर दिया? क्या मिल गया?
अब क्या ऐड हुआ, क्या मिल गई, वर्क्स कॉस्ट। इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इस सवाल में ये है नहीं, बोलो, क्वेश्चन में लिखा है। अब बताओ इसके बाद इसी में क्या जुड़ जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और क्या लेस हो जाता है, और क्या मिल जाती है। और ये देखो सीओजीएस के बाद लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, लिखा है कि नहीं। अब बताओ सीओजी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें है कि नहीं है, नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, बाकी सब सिलेबस में होता है, एफएम में नहीं होता। आई बात समझ में। कब होगा, यहां लिखवा दिया। कब होगा, जब ये लिखा होगा, जब ये लिखा होगा, जब ये लिखा होगा, तब लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। समझ में आया? फिर से बताओ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमारी कॉस्ट का पार्ट है, बोलो सब लोग। क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस क्या हमारे सीओजीएस का पार्ट है, नहीं है। लेकिन कब हो जाएगा, पहला पॉइंट जब क्वेश्चन में लिखा होगा तब हो जाएगा। और दूसरा बेटा कब होगा, जब मांगेगा तब हो जाएगा। तीसरा जब मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही में दिया। समझ आए, कहां है ये, इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6A में है, ये क्वेश्चन नंबर 6B में है, ये क्वेश्चन नंबर 17 में है। 3 क्वेश्चन डाले। अभी जब ये क्वेश्चन करेंगे तो वहां देखोगे। समझ आए, चलो अब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बेटा ना ऐसे छोटी छोटी कंफ्यूजन है, उसी में सब लोग क्वेश्चन करके आ जाते हैं, गलत आता रहता है। ये नहीं पता होता कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज छोड़नी है। तो इधर देखो सामने, इधर देखो बेटा, देखो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6A, ये रहा, ये है क्वेश्चन नंबर 6A, लिखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 6A। अब ये बताओ ये क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है, कॉस्ट। और इसी कॉस्ट में क्या जुड़ा हुआ है, अरे ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है ना। तो जब ये कॉस्ट में है बेटा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अपनी कॉस्ट में कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ऐसा बोल रहा है। कॉस्ट का ही पार्ट उसको बना के दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब दोबारा से देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो ये कॉस्ट पर यूनिट है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही में दिया है। तो मैन्युफैक्चरिंग आता है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, लेकिन कैसे इसमें अलग अलग कर लोगे, जब नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाओगे तो कोई एक डिसीजन लेना होगा। अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है सबने, अकाउंट्स में वेजेस एंड सैलरी कहाँ आता था, ट्रेडिंग में कि पीएल में। वेजेस एंड सैलरी कहाँ आता था, और सैलरी एंड वेजेस क्यों आता था, जब लिखा होता था वेजेस एंड सैलरी, क्या लिखा होता था, तो वेजेस ज्यादा होती थी, सैलरी कम, तो वेजेस के हिसाब से ट्रीट होता था, वेजेस ट्रेडिंग में आती है। और जब लिखा होता था सैलरी एंड वेजेस, तो क्या ज्यादा होता था, और सैलरी कहाँ आती है, तो वहां जाता था। अब बताओ इसमें क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा ज्यादा होगा, तो उसी के हिसाब से चलेगा। वो कहाँ जाता है, कॉस्ट में आता है, तो आएगा। आई बस समझ में। अब फिर से बताओ सारी कहानी। अब 17 क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, अब जो कह रहा हूँ बताओ, सब बच्चे बताना। बताओ क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, यस और नो, नहीं बनाएंगे। लेकिन कौन सी 3 परिस्थिति है जब आप बनाओगे, पहला जब क्वेश्चन में लिखा होगा, नंबर 2 प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होगा, नंबर 3 जब मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, एक ही में दे रखा होगा, तब ऐसे में नहीं होगा, बाकियों में आएगा। आई बात समझ में। ऐसी कोई भी परिस्थिति इसमें नहीं है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आएगा। अब बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आ जाओ फिर से अपने सवाल पे, स्क्रीन पे देखो, और आज घर जाके ये सारे क्वेश्चन करना जितने हम लोग कल किए थे और आज। तो ये देखो मैंने क्या किया, मैंने जब ये क्वेश्चन लगाना शुरू किया बेटा, तो पहले सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटाया तो कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट में क्या क्या आएगा, अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये सब नहीं आएंगे। तो ये तीनों माइनस किया, ये तीनों माइनस करने के बाद भी इन तीनों को जोड़ के इतना नहीं आएगा, तो जो डिफरेंस है दैट इज योर डेप्रिसिएशन। बताओ कितना,
डेप्रिसिएशन कितना है? 1,20,000, यहीं लिख दो बैलेंसिंग फिगर। अब मिल गया हमें डेप्रिसिएशन। अब हम इसको हटा देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे तो हमें मिल जाएगी कैश कॉस्ट। इसी के नीचे लिखो कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा मटेरियल, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। मटेरियल आपको दिया है 9 लाख का, वेजेस आपको दिया है 7,20,000 की, और ये दिया है 9,60,000 का। जरा तीनों जोड़ो बेटा, कितना? 25,80,000। तो आप जब वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल आपकी हो गई 25 लाख। डन। अच्छा चलो इधर देखो, सबने कॉपी कर लिया? अच्छा सामने देखो अब जरा, इन्हीं सब चीजों पे बेटा कमांड रखोगे तो कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। अब ये बताओ क्या निकाला अभी हम लोगों ने, अपनी कॉपी में देख के बताओ। कैश कॉस्ट ऑफ गुड, तो हम बोल सकते हैं COGS निकाला हमने, देखो स्क्रीन पे। तो ये देखो COGS की जरूरत फिनिश गुड्स को निकालने में पड़ती है ना? अच्छा लेकिन बेटा अब यहां देखो, हमारे पास ये यहां देखो, चलो अच्छा जब अभी फंसेगा तो वहीं निकालेंगे। मतलब एक वर्किंग नोट और बनेगा, खाली इसी से सवाल नहीं लगेगा, ठीक है? अभी एक चीज और बनेगी तो वहां पे आते हैं। चलो अब आइए शुरू करिए फटाफट। तो अब एक एक चीज निकालना शुरू करते हैं। यहाँ तक बात हो गई, चलो अब बताओ। अब एक एक चीज बेटा देखो, सब टाइम बचाने के लिए मैं इसी में लगा दे रहा हूँ, यही मैं वर्किंग कर दूंगा। आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, नीचे वर्किंग नोट बनाओगे, समझ में? एक एक चीज का। चलो अब यहाँ से पढ़ो जरा, क्या लिखा है? पहली लाइन, पहली लाइन बेटा सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है हमारे पास सेल्स 2 मंथ क्रेडिट से, इसको छोड़ो अभी यहाँ से। बताओ मटेरियल, कितने का मटेरियल लग गया है? 9 लाख का। और कितने दिन का उधार मिलता है बेटा? 2 महीने का। तो अब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ देखो, हम बोल सकते हैं क्या, 9 लाख का मटेरियल अगर खरीदा 12 महीने में, तो 2 महीने का जितना होगा उतने का हमारे क्रेडिटर होंगे। लिख सकते हो ना? कितना आएगा? 1,50,000 लिख लो। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं चलेगा, नीचे वर्किंग नोट बना देना। नौ लाख का मटेरियल अगर आया 12 महीने में, तो 2 महीने में 1,50,000 का आएगा, और उतना हमारा हमेशा उधार रहता है। आगे बढ़े? लो इधर देखो स्क्रीन पे, ये देखो उस पे 2 पॉइंट था तो मुझे दोनों मिल गया। देखो क्या लिखा है, इट कीप्स, कंपनी कीप 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कंपनी 1 महीने का क्या रखती है? मटेरियल का स्टॉक। तो यहीं से तो वो भी कनेक्ट होगा ना। हम बोलेंगे 9 लाख का मटेरियल अगर खरीद के आता है 12 महीने में, तो 1 महीने में जितना आता है उतना इनके पास स्टॉक में पड़ा रहता है। देखो कितना आएगा, 75,000। तो एक चीज से दो चीज निकला। WIP है नहीं, उसका चक्कर में पड़ना नहीं। आगे बढ़ो, ठीक है? तो अब जो पॉइंट होता गया ये मैंने हटा दिया। अब आगे बढ़ो नेक्स्ट बेटा। अब ये है बेटा फिनिश्ड गुड्स। अब ये है फिनिश्ड गुड्स। चलो ये इतना हो गया। अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है? वेजेस एक्सपेंसेस मंथली इन अरियर लिखा है बेटा। वेजेस कैसी रहती हैं? मंथली इन अरियर, मतलब हर 1 महीने। अरे वेजेस का सिस्टम क्या है, 1 महीने काम करवा के तब अगले महीने पैसा देते हो ना, वही कह रहा है मंथली अरियर। तो अब हम क्या कहेंगे, जरा आ जाओ आउटस्टैंडिंग वेजेस पे। कितनी वेजेस है बेटा देखो उसमें?
7 लाख। तो हम बोलेंगे अगर ये 12 महीने का तो कितने दिन, 1 महीने का 60,000। 1 महीने का हो गया 60,000। चलो आगे पढ़ो नेक्स्ट। अब ये देखो क्या लिखा है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। सब बच्चे देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो खुद ही बता दिया ना उसने, 80,000 का बकाया है, ये लिखा नहीं था आउटस्टैंडिंग। तो इसको निकालने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट लिखो 80,000, खुद ही बता दिया 80,000। फिर आगे पढ़ो नेक्स्ट। आगे बेटा, अब यहां लिखा है टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सब लोग पूरी कंसंट्रेशन से देखना, यहां तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलो अब देखो मेरी तरफ, क्या लिखा है पढ़ो, ये रिपीट करो, ये क्या लिखा है, टोटल। देखो कैसे फंसा रहा है, ये बताओ टोटल था कि 1 महीने का था। मैन्युफैक्चरिंग वाला कैसा था, कैसे पता चला 1 महीने का था, खुद ही बताया उसने। नहीं बताता तो हम तो टोटल ही मान के चलते। अब देखो फिर यहाँ ट्विस्ट मार दिया, क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैसा है, टोटल। तो ये 240 कितने दिन का होगा, 12 महीने का। और यहाँ लिखा है पेड अबव, अबव मतलब ऐसे पेमेंट होता है, तो 1 महीना रोक के होता है ना, 1 महीने रोक के होता है। तो 240 12 महीने का, तो 1 महीने का 20,000, 2,40,000। अगर 12 महीने का तो कितना रोक के देते हैं, 1 महीने, तो ये आ गया 20,000। पेड एज अबव लिखा है। लाइबिलिटी तो सारी मिल गई, फिर से आ जाओ वापस एसेट पे। चलो नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब ये बेटा इस पे आ जाओ, ये क्या लिखा है देखो, टोटल सेल्स प्रो। सब बच्चे देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, पढ़ो ये। तो 1,20,000 बताओ क्या है, एक क्वार्टर का है या पूरे साल भर का है, कितने दिन का है, साल भर का। लेकिन पेमेंट कैसे लेते हैं, एडवांस में। तो ये बताओ, तो अब इसको जरा 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, तो 30,000 हमारा प्रीपेड होगा। तो यहाँ आ जाओ, 1,20,000। अगर ये 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना, एक क्वार्टर में 3 महीना ही तो हुआ। सेल्स प्रमोशन समझ में आया कि फिर से बताऊं, डन। अब बेटा सवाल में मुझे मिला था 1 लाख का कैश रखते हैं, दिया हुआ था, तो डायरेक्ट लिख दो 1 लाख। क्वेश्चन में खुद ही उसने दिया था 1 लाख का कैश ये लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। रही बात फिनिश गुड्स की, स्क्रीन पे देखो, ये देखो क्या लिखा है, इट कीप्स, कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स भी कितने दिन का रहता है, 1 महीने का। और ये देखो बताओ फिनिश गुड्स किस पे होगा, डेप्रिसिएशन लेके या डेप्रिसिएशन छोड़ के, प्रॉफिट कंसीडर करके प्रॉफिट छोड़ के। तो ये देखो प्रॉफिट यहाँ हटा दिया था, डेप्रिसिएशन यहाँ हटा दिया, तभी तो ये आया था, तभी तो आया था ना। तो अब इसी पे निकाल लेंगे, कितने दिन का है, 1 महीने का। तो हम बोलेंगे 25,80,000। अगर ये इनका 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना, देखो बेटा 2,15,000, 2,15,000। डन। अच्छा अब सब बच्चे लिख के जरा स्क्रीन पे देखना, सामने देखो। अब क्या निकालना है बताओ, डेटर किस पे निकलेगा, सेल्स पे, प्रॉफिट कंसीडर करके या प्रॉफिट हटा के, हटा के, डेप्रिसिएशन लेके डेप्रिसिएशन छोड़ के, डेप्रिसिएशन
छोड़ के, ठीक है। अब बेटा यही फोकस करना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलत हो जाता है। देखो आज ये तुम लोग को लिखवाई कॉस्ट शीट, अभी समझाया तो नहीं, लेकिन देखो इसकी जरूरत यहीं पे पड़ने लगी, तो तुम लोग यहाँ समझ जाओगे। अब ये बताओ, इधर देखो, जब ये सब खर्चे हो जाएंगे तब माल बिकेगा, इसी पे तो डेटर आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि कैश पे निकाल रहे हो, तो चलो ये नहीं लोगे तो डेटर इस पे निकलेगा, बोलो। लेकिन इसमें भी तो सारे खर्चे तो आएंगे ही, कोई छूटेगा थोड़े ना, सारे मतलब, अरे देखो यहां से यहां तक, एकदम सुनना, कोई डाउट हो गया तो बताना। यहां से यहां तक मटेरियल लिखा है, मजदूरी हो गई, डायरेक्ट खर्चा हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, फिर ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग हो गया, सब तो आ गए, बोलो। तो डेटर में सब खर्चे आते हैं कि नहीं आते? यहां तक पहुंच पा रहे हो? अब की पॉइंट पे आओ, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये बताओ, ये 25,80,000 जो आपने निकाला है, इसमें क्या क्या है? मटेरियल है, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, बेटा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बोलो, इसमें सेलिंग नहीं है, वो भी तो लेंगे तब डेटर निकलेगा ना उस पे, बस डेप्रिसिएशन छोड़ देंगे और प्रॉफिट छोड़ देंगे। रिलेट हो रहा है कि नहीं? तो अब वो डेटर वाला, यही मैं उस टाइम पे कह रहा था। अब बनाओ दूसरा वर्किंग नोट, तो यहां निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश कॉस्ट ऑफ सेल। कैसे निकलेगा? अगर हम कैश COGS में जोड़ दें एडमिनिस्ट्रेशन, और जोड़ दें इसमें सेल्स प्रमोशन, कैसे पता चलेगा? यही दोनों जोड़ेंगे, यही दो बचे हैं सवाल में जितने दिए थे, सब आएंगे। 25,80,000 ये निकाला है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन में से देख लो, 240 का एडमिनिस्ट्रेशन है, 120 का सेल्स प्रमोशन। टोटल करो बेटा, कितना आएगा? 29,40,000। अब इस पे निकलेगा डेटर, इसका नाम है कैश कॉस्ट ऑफ सेल। डेटर को कितने दिन का उधार देते हो? यही लिख लो ब्रैकेट में अपने समझने के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेटर। चलो अब आ जाओ, डेटर निकाल लो। 29,40,000, अगर ये हमारी 12 महीने की कैश कॉस्ट ऑफ सेल है, तो डेटर 2 महीने का था, तो 2 महीने का कितना देखो, 4,90,000। अब जोड़ घटा लो, आ गया आंसर। करेंट एसेट्स बताओ, 9,10,000, और लाइबिलिटी का टोटल बताओ, 3,10,000, तो 6 लाख सीधे सीधे आ गया। 20% का सेफ्टी मार्जिन है, 1,20, तो ये आ गया 7,20,000। 7,20,000 इज योर आंसर। कुछ छूटा तो नहीं किसी का? अब बताओ, मार्जिन दो तरीके से सवाल पे देता है ना, एक एक्स वाला करके करते हो, एक एक बिना एक्स के। तो जरा एक बार खुद से पढ़ के देखो, इसमें कौन सा दिया हुआ था? ये देखो आखिरी लाइन में लिखा है, एज्यूमिंग 20% सेफ्टी मार्जिन, बस इतना लिख के छोड़ दिया। उसने ये नहीं बताया, तो हम लोग किस पे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल पे। जब बोलता है इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग दिस, तब एक्स लेते हैं ना। जब नहीं कहेगा तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है उसको। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट। चलो अब आगे लिखो बेटा। तो ये बात हो गई। अब इधर देखो सब बच्चे, थोड़ा बहुत आपने देख लिया कॉस्ट शीट के बारे में। अभी जब जिस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां डिटेल में बताएंगे। देखो क्या क्या हो रहा है इसमें। खास बात क्या है बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सेलिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, बस ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरिंग वाला आएगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग नहीं आएगा। इस अभी अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें प्रॉपर कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, तो वहां पे देखेंगे इसको। अब आगे बढ़ो। और यहाँ मैंने लिखवा दिया ना आपको, एडमिनिस्ट्रेशन कब कंसीडर करोगे? जब क्वेश्चन में लिखेगा, जब दोनों एक साथ दिए होंगे, या जब बोलेगा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना दो, तब हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है। चलो अब आइए अगला कंसेप्ट पे। देखो जरा अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट क्या है बेटा? कंसेप्ट नंबर 11। चलो लिखो। इसका नाम है बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डबल शिफ्ट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डबल शिफ्ट। हो गया? अच्छा चलो अब 2 मिनट मेरी बात सुनो, फिर इस पे मैं लिखवाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर देखो बेटा सब लोग बताओ, ये बताओ, अभी तक जो हम लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे थे वो सिंगल शिफ्ट का पढ़ रहे थे। किसका पढ़ रहे थे? और अब पढ़ने जा रहे हो डबल शिफ्ट। तो मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान ले जाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद लगाते हैं। जरा बताओ, पहले जरा समझते हैं सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट क्या होता है। जैसे बेटा देखो, अभी सब कुछ नॉर्मल है तो क्या है, सब लोग की दुकान खोलने का टाइम है, बंद करने का टाइम है, बोलो है ऐसा? जैसे फेस्टिवल सीजन आया तो रात में भी उनका काम चल रहा है, दुकान तो बंद है लेकिन दिन रात काम चल रहा है। ठीक है। अब क्या है, फेस्टिवल आने पे डिमांड बढ़ जाती है। अब डिमांड बढ़ने पे फेस्टिवल तो थोड़े दिन का है, तो कौन चले, करने को तो ऐसे करें, एक और दुकान ले लें और एम्प्लॉय हायर कर लें, तो एक ही बार में काम हो जाएगा। लेकिन क्यों खर्चे बढ़ाएं आदमी? आदमी क्या कहता है, जो है इन्हीं से डबल शिफ्ट में करवा लेंगे। कौन नई दुकान किराए पे ले, कौन अपने खर्चे बढ़ाए? समझ रहे हो बात को? अब बताओ, पहले दिन में दुकान चलती थी, अब दिन रात दोनों काम चल रहा है, लेकिन बस उतने दिन जितने दिन फेस्टिवल वाला काम चल रहा है। तो अब ऐसे में काम कैसे हो रहा है? डबल शिफ्ट में। उसको हम लोग का चैप्टर बोलता है डबल शिफ्ट। बात समझ में आई? अब सब बच्चे बताओ, देखो मेरी तरफ बताओ बेटा, जब हर कोई डबल शिफ्ट में काम करेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है पहले बताओ? डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी वही क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। अब बताओ, जब डबल शिफ्ट में काम होने लगा तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा। जैसे कोई टेलर है, दिन भर वो शर्ट बनाता था, अब रात में भी बनाता है। कोई मिठाई की दुकान वाला है, पहले दिन में काम होता था, अब रात भर गोदाम में काम चल रहा है, लेकिन बस वो 10-15 दिन की बात है।
तो कोई आदमी क्या करता है, अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाता है, नई दुकान नहीं लेता, वो उसी में मैनेज कर लेता है। समझ आया ना? अब ऐसे में क्या होगा, जब रात में भी काम होगा तो मटेरियल ज्यादा लगेगा कि नहीं, मजदूरी ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं? ठीक है। तो अब देखो, कुछ चीजें डबल हो जाएंगी, कुछ बढ़ेंगी कुछ घटेंगी। मैं एक एक करके बताता हूं। पहला बताओ, मटेरियल ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो अब बताओ क्या लगता है, मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? बताओ ना, जो दिमाग में आता है, गलत ही तो होगा वो तो होगा। ऐसा लगता है बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूं घटेगा। जब ज्यादा मटेरियल खरीदोगे तो सामने वाला डिस्काउंट नहीं देगा, जो चीज 5 रुपए में मिलती है 4.5 में मिलेगी। समझ आया? तो उस हिसाब से क्या होगा, घटेगा। ओवरऑल बढ़ेगा, पर यूनिट घटेगा। हम ज्यादा माल खरीदेंगे ना, मजदूरी बढ़ेगी, WIP वही रहेगा। WIP, ये सबसे की पॉइंट है, फिर से बोल रहा हूं मैं, WIP वही रहेगा। अब ऐसे 2 मिनट सोचते हैं, जरा बताओ। मान लो किसी टेलर के बारे में सोचो, 10 टेलर उसने हायर कर रखे हैं, दिन भर में 5 शर्ट बनाते हैं, कितनी? शाम को सब वो 10 एक एक बनाते रहते हैं, उतने पे दुकान बंद हो जाती है, तो शाम को 5 शर्ट WIP में रहती है। अब जो डबल शिफ्ट में होगा तो वही प्रोसेस हो जाएगी ना, वो क्या बन जाएगी, फिनिश गुड्स। फिर जब रुकेगा तो वही 5 ही तो रह जाएंगी। समझ में आ रहा है? मटेरियल डबल हुआ, वेजेस डबल हुई, लेकिन WIP वही रहेगा। क्यों वही रहेगा? किसी की दुकान पे 5 टेलर हैं, दिन भर में 4 शर्ट बना देते हैं, 5वीं जब बनती है तब तक दुकान बंद करने का टाइम आ जाता है, तो 5 शर्ट WIP में रहती हैं। अब अगर शाम को दुकान बंद नहीं होगी, रात में भी चलेगी, तो वो पांचों WIP से क्या बन जाएंगे, फिनिश गुड्स बन जाएंगे ना। फिर जब जब भी बंद होगी सुबह 4 बजे 3 बजे, तो वही 5 ही तो फंसेंगी। फिर जब अगले दिन खुलेगी फिर वो 5 प्रोसेस हो जाएंगी। तो WIP विल मेंटेन सेम। बोलो, समझ में आए? ठीक है, और लिखो इसको एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा हाँ बताओ, रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसा होगा, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। भाई दिन रात काम करोगे तो माल भी तो ज्यादा रखना पड़ेगा, फिनिश गुड्स बढ़ेगा। अरे ज्यादा माल बनेगा तो वही तो स्टोर करके रखते हैं ना, 10 दिन में बना के रखेंगे, 2 दिन में बेच लेंगे, बढ़ेगा। WIP विल रिमेन सेम, ये ध्यान रखना होगा। लिखो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट नहीं, पहले से लिखो। इफ अ फर्म प्लान्स टू गो फॉर डबल शिफ्ट, फर्स्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स सेल्स की क्या हालत होगी बताओ जरा, सेल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेल्स और प्रोडक्शन, ये सब बढ़ जाते हैं। विल बी डबल्ड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर क्वेश्चन कह देगा नहीं डबल हो रहे हैं तो नहीं होंगे, अदरवाइज होते हैं ये। सेकंड पॉइंट, WIP विल रिमेन सेम एज इन केस ऑफ सिंगल शिफ्ट। WIP वैसे रहेगा जैसे सिंगल शिफ्ट में रहता था। नंबर 3 बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट will remain same in totality, but
वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट will be doubled। अगर वेरिएबल कॉस्ट पे डिस्काउंट मिलेगा तो घटेगी, नहीं मिलेगा तो ये भी डबल हो जाएगी। चलो अब अपना दिमाग लगा के खुद से बताओ। लिख लिया? सिंगल शिफ्ट से हम डबल शिफ्ट में मूव कर गए तो रॉ मटेरियल डबल हो जाएगा। हम मान लेते हैं जितनी की डे शिफ्ट होती थी उतने की नाइट है, डबल हो गया। फिनिश्ड गुड्स, WIP, सेल्स, प्रोडक्शन, ये सब हो गया। अब ये यहाँ तक निपट गया। अब बारी आई वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट बेटा अगर डिस्काउंट की बात की जाएगी तो घटेगी। वो तो मैंने सरप्राइज करने के लिए पॉइंट डाला था, एक क्वेश्चन में है तो तुम लोग के दिमाग में बैठ गया, ठीक है। अगर नहीं डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, तो बढ़ेगी, वैसे डबल हो जाएगी। बोलो यहाँ तक ठीक है? मतलब पर यूनिट सेम होगी, टोटल तो डबल हो जाएगी ना, पर यूनिट सेम रहेगी, टोटल में डबल हो जाएगी। अब सुनो मैं क्या बताना चाहता हूँ, बताओ फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम रहेगी। टोटल में सेम होगी, पर यूनिट घट जाएगी। टोटल में पर यूनिट, इसका क्या मतलब हुआ? इधर देखो, बिजली का बिल, किराया, सैलरी वैली सब फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ के मान लो 50,000 का किसी दुकान वाले का खर्चा आता था, वो 5,000 यूनिट बनाता था, तो पर यूनिट लगभग कितना लग जाता था? 10 रुपए। बोलो बेटा। अब डबल शिफ्ट में काम होगा तो 10,000 यूनिट बनेगी ना, किराया वही जाएगा। सैलरी मान लो इसमें नहीं है क्योंकि वेजेस हम अलग से पढ़ रहे हैं ना, मान लो इसमें खाली बिजली का बिल है और किराया हुआ है, या रेंट ही लेके चलो तो रेंट तो वही जाएगा ना, लेकिन प्रोडक्शन जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये आधी हो गई ना पर यूनिट। ओवरऑल वही जाएगी, पर यूनिट कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, बोलो सबको क्लियर हो रहा है बेटा? अभी इसी पे क्वेश्चन करना है इसलिए ध्यान रखना है इसका। लिखो इसको फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट per unit will reduce, but in totality it will remain same। अच्छा ये बता दो WIP वाला सबकी समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? इसको समझने के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। सब बच्चे देखो, जैसे मान लो हम बनाते थे 24,000 यूनिट, लिख लो आप भी ऐसे रिवाइज करोगे तो। मान लो हम बनाते थे 24,000 यूनिट, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट आती थी और हमें फिक्स्ड कॉस्ट आती थी। ये पर यूनिट है, ये टोटल है। मान लो ये आई 72,000 की, ये आई 48,000 की। चलो बताओ 24,000 यूनिट बनाने पे बताओ बेटा, इधर देखो, 24,000 यूनिट बनाने पे 72,000 का खर्चा आया, तो पर यूनिट 3 रुपए। बोलो 24,000 यूनिट बनाने पे 48,000 का खर्चा आया, पर यूनिट 2 रुपए। ये है सिंगल शिफ्ट। लो अब डबल कर दिया, डबल शिफ्ट। अब बताओ सिंगल शिफ्ट में 24,000 यूनिट बनती थी, डबल में कितनी बनेगी? जस्ट डबल इसका 48,000 पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल। अब इधर देखो बेटा, बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी लग रही थी, तो यहां भी कितनी लगेगी? 3 रुपए की, तो टोटल कितनी लग गई? 144। अब देखो टोटल बदल गया, पर यूनिट सेम है। अच्छा फिक्स्ड देखो, फिक्स्ड कितनी लगती थी सिंगल शिफ्ट में? 48। डबल में कितनी लगेगी? 48। लेकिन अब 48 यूनिट बन रही तो गिर के 1 रुपए आ गई ना, तो पर यूनिट चेंज हो गया, ओवरऑल में
वही है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल में अलग है। हो गया? चलो अब इस पे बेटा करना है क्वेश्चन, लेकिन अभी टाइम नहीं है। चलो तब तक एक चीज़ और लिख लेते हैं छोटा सा। चलो अब इस पे कल जब क्लास शुरू करेंगे तो पहले यही पढ़ेंगे। अब लिखो कौन सा कंसेप्ट होगा? 12। कंसेप्ट 12। लिखो बेटा, इसका नाम है गाइडलाइंस ऑफ टंडन कमेटी। गाइडलाइंस ऑफ टंडन कमेटी। ठीक है? अच्छा अब मेरी तरफ देखो जरा, बताओ, ये बताओ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बेटा। अब बताओ, क्या वर्किंग कैपिटल के लिए भी कोई लोन लेता है? पहली क्लास में ही दिखाया था, एयरलाइन वाले कितना कितना लोन लेते हैं, है ना? तो अब सुनो, खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो क्या होता है, कंपनीज जो हैं ये जाती थी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेने के लिए बैंक के पास। सारी कंपनी लोन लेने के लिए कहाँ जाती थी? बैंक के पास। किस चीज के लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए। अब बताओ, सभी बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई ने जुलाई 1974 में, कब, एक कमेटी बनाई। उसको चेयरपर्सन थे उसके पीएल टंडन। क्या नाम हुआ? तो नाम क्या हो गया? टंडन कमेटी। उनसे कहा तुम रिसर्च करके बताओ कि वर्किंग कैपिटल के लिए कितना लोन देना चाहिए किसी को। तो टंडन कमेटी ने 3 फॉर्मूले बताए कि कितना लोन देना चाहिए। जैसे ही सुनो, जब किसी को लोन चाहिए होता, आप बताओ, आपको लोन चाहिए, लोन लेने जा ही रहे हो, 100 की जरूरत है तो 120 बताओगे। लोग जितना आप कहोगे उतना थोड़े ना मिल जाता है, कुछ ना कुछ काट छाट करते हैं ना। तो यहाँ से 3 रूल बताए गए। टंडन कमेटी ने 3 कंसेप्ट बताए कि जो मिलना चाहिए लोन ऐसे मिलना चाहिए। कहते हैं देखो, जितना करंट एसेट हो उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करके उसका 75% लोन दो। ये टंडन कमेटी का पहला रूल था, समझ आया? फिर बनाया, कहते हैं जितना करंट एसेट है उसका 75% निकाल लो, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो, अब जो आए उतने का लोन दो। और तीसरा एक और है, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोर एसेट्स उसमें आ जाते हैं। समझ आया बेटा? तो अब क्या है, आप जब सवाल लगाओगे, देखो काम वही हो रहा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन बस वो एक लाइन डाल देगा उसी में कि वर्किंग कैपिटल निकालो एज पर टंडन कमेटी। समझ आए? तो अब हमें ये याद रखना होगा कि ये 3 फॉर्मूले लिखो इसमें जरा। अ कमेटी was appointed by RBI in July 1974 under the chairmanship of P.L. Tandon। इसीलिए इसका नाम है टंडन कमेटी। अब इसका पर्पस क्या है कि बैंक, इसका पर्पस क्या है? MPBF, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। क्या बेटा? समझ आए? अभी घर के लिए लोन लेने जाओ, अपनी जमीन हो, आप लोन लेने जाओगे, मान लो 1 करोड़ की जमीन है तो 80 लाख का लोन देंगे। 1 करोड़ का देंगे नहीं, आरबीआई की गाइडलाइन है 20% दे ही नहीं सकते। समझ आए? तो वो 20% वो सिक्योर रहता है ना बैंक, कल को आप पैसा नहीं दोगे तो बैंक फंस जाएगा। तो 20% उसने पहले ही रोक लिया।
फिर कुछ तो पैसे दोगे ही दोगे, तो नुकसान होगा भी तो कम हो जाएगा ना, समझ आए? तो इसलिए ये यहाँ पे बनाया गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। एक लाइन और लिख लो फिर खत्म करें। लिखो, द पर्पस of this committee was to frame guideline for bank loan given the companies for working capital needs। इस कमेटी को बनाने का ये पर्पस था कि कोई भी अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मांगता है तो कितना लोन उसको दिया जाए। अब चलो आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।